सौभाग्य की बात है कि इस देश में बुद्ध और अशोक जैसी पर्सनालिटी पैदा हुए और भारत बाहर इन्हीं दो महापुरुषों के वजह से जाना जाता है, इन्हीं दो की वजह से विश्व गुरु है। पहले ये कहा जाए कि अखंड भारत का सपना पहली बार किसने देखा, तो इसका उत्तर मिलेगा अखंड भारत का सपना पहली बार बोध गया की धरती पर भगवान बुद्ध ने देखा। का मार्ग सबको सत्ता में लाने का मार्ग था, सबको सम्मान देने का मार्ग था, सबको समता देने का मार्ग था, सबको कोई भी जो भी क्षमता हो उसका कार्य करने का मार्ग था। और बुद्ध का मार्ग था कि सबके लिए शिक्षा का द्वार भी खुल गया और भगवान बुद्ध का जीते जी उनका धर्म सब जगह फैल गया और सारे राजे महाराजे उनके अनुयायी हो गए। भाई चंद्रगुप्त पैदा हुए जिन्होंने बुद्ध के सपनों को पूरा किया। ये एक राजनीतिक तौर पर उनके सपनों को पूरा करना हुआ, लेकिन उनके सपने को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पूरा किया सम्राट अशोक ने। राष्ट्र का निर्माण बुद्ध के रास्ते से ही हो सकता है, जबकि राजतंत्र था। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में कहा कि मेरी इच्छा है कि हर संप्रदाय के लोग, जिसे उस शिलालेखों में पाषंड कहा गया है, पाषंड, हर पाषंड के लोग हर जगह रहें, हर धर्म के लोग हर जगह रहें, हर धर्म के लोग हर जगह रहें। कितनी बड़ी बात है। तो बुद्ध और अशोक के कारण ही ये देश महान जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1000 साल से बुद्ध नाम और अशोक नाम के कोई चीज़ का इस देश में पता नहीं था। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान तपेंद्र प्रताप सर। तपेंद्र प्रताप सर से हम बात करेंगे कि अप्रैल महीने में 5 अप्रैल से लेकर और 21 अप्रैल तक महापुरुषों की जयंती है। सबसे पहले सम्राट अशोक की जयंती, फिर महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती। इस अप्रैल महीने में महापुरुषों की जयंती और सभी का कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। महात्मा ज्योतिबा फूले को बाबा साहब अपना गुरु माना, सम्राट अशोक की लोक कल्याणकारी नीतियों को लेके बाबा साहब ने संविधान की रचना करी। इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे तपेंद्र सर से। तपेंद्र सर क्या सोचते हैं और जो आज वर्तमान में जो देश के हालात हैं उनमें इन महापुरुषों ने जो काम किया उसको किस तरह से देखते हैं? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं और आपके क्लाउड न्यूज़ के सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। देखिए, ये चैत का महीना है जो अप्रैल महीने के रूप में है। इसमें 2 महापुरुषों की जो जयंती है, जैसे ज्योतिबा फूले का 11 अप्रैल और बाबा साहब का 14 अप्रैल, ये दोनों चूँकि आधुनिक भारत में पैदा हुए, इनके डेट फिक्स हैं। 2 महापुरुषों की जयंती तमाम लोगों ने अध्ययन करके एक तिथियां बना दी आज के भारत में। अशोक की जयंती चैत की अष्टमी को हो गई और आगे फिर 1 महीने बाद सम्राट चंद्रगुप्त की जयंती होगी, यानी अप्रैल महीने में ही सारी जयंती पड़ रही है। तो इसमें इन चारों महापुरुषों में कोई एक सूत्र है, सिलसिला आपस में मिलता है। इस पर आपका मूल प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में भगवान बुद्ध जब बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के लिए कि दुख से मुक्ति का कारण क्या है, तो दुख से मुक्ति का कारण क्या है, दुख है क्या, मुक्ति का क्या कारण है और दुख मुक्ति का रास्ता क्या है, प्रतिपदा जिसे कहते हैं। प्रतिपदा माने मार्ग। तो जब इस पर वो चिंतन मनन कर रहे थे, समाधि के माध्यम से इसका समाधान ढूंढ रहे थे, तो जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, सम्यक संबुद्ध बने हैं, उसके 2 रात पहले, यानी 1 रात और छोड़कर 1 रात पहले पीछे उन्होंने 5 सपने देखे थे भगवान बुद्ध ने। और उन सपनों में एक सपना ये था कि भगवान बुद्ध पूरे जम्बू द्वीप पर लेटे हुए हैं और हिमालय उनका सिरहाना है, यानी तकिया का काम कर रहा है। एक हाथ उनका बंगाल के खाड़ी में है और एक अरब की खाड़ी छू रहा है और उनके पैर दक्षिण में समुद्र को छू रहे हैं। तो भारत यही तो है। बिल्कुल। इतने अखंड भारत का चित्रण, इतने विशद भारत का चित्रण, इतने विशाल भारत का चित्रण इस सपने के पहले कहीं भी भारतीय ग्रंथ में नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं है कि ये बाद में जोड़ा गया, ये सपना बाद में जोड़ा भी नहीं गया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के समय ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
अशोक के माध्यम से हो गया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जा कर के वहाँ बौद्ध धर्म का बीजारोपण किया और वहाँ बौद्ध वृक्ष का भी एक टहनी लगाई गई। तो उसी समय वहाँ पत्थरों पर भगवान बुद्ध की पूरी देशना लिखवाई गई। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के पहले लिखवा दी गई, यानी कालांतर में ये नहीं जोड़ा गया। हाँ, और वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक सही घटना है। उसकी व्याख्या ये हुई कि भगवान बुद्ध पूरे जम्बू द्वीप पर लेटे हुए हैं। तो एक तो धार्मिक व्याख्या हुई कि बुद्ध इस पूरे देश में छा जाएंगे, यानी हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक और इधर समुद्र से लेकर के इधर समुद्र तक, पूर्व पश्चिम दोनों समुद्र, यही तो भारत की सीमा है। और यह देश बुद्ध के कारण एक होगा। बुद्ध के कारण क्यों एक होगा? बुद्ध क्या है? बुद्ध कोई सैनिक तो है नहीं, बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु है। बुद्ध एक सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक गुरु है, मानवता को मार्ग दिखाने वाले। और उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उससे एक ऐसा समाज बनता है, एक ऐसा पढ़ा लिखा समाज बनता है, एक ऐसा मतलब आप बुद्धिमान कह दीजिए, एक ऊर्जावान समाज बनता है कि उस ऊर्जावान समाज से निश्चित रूप से हमारा देश अखंड हो जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि अखंड भारत का सपना पहली बार किसने देखा, तो इसका उत्तर मिलेगा अखंड भारत का सपना पहली बार बोध गया की धरती पर भगवान बुद्ध ने देखा। ठीक। और भारत अखंड होगा कब? जब देश बुद्धमय होगा। देश बुद्धमय होगा तो अखंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि बुद्ध के जो मूल्य हैं वो मूल्य जोड़ने वाले हैं। बुद्ध के मूल्य जोड़ने वाले हैं। बुद्ध ने मानव समता की, मानव बराबरी की बात कही, उन्होंने बुद्ध विवेक की बात कही, उन्होंने करुणा की बात कही, उन्होंने मानवता की बात कही, उन्होंने मैत्री की बात कही। तो समाज का निर्माण तो इन्हीं के मूल्यों से होता है ना। समाज का निर्माण समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने से तो नहीं होगा। एक ऊंचा हो जाए, एक नीचा हो जाए, एक को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, एक को न दिया जाए, एक को धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार हो, धर्म ग्रंथ लिखने का अधिकार हो, धर्म ग्रंथ बाँचने का अधिकार हो, धर्म ग्रंथ के प्रवचन का अधिकार हो, दूसरे को न लिखने का अधिकार हो, न प्रवचन का अधिकार हो, न पढ़ने का अधिकार हो। एक को राज्य सत्ता का अधिकार हो, एक को राज्य सत्ता का अधिकार न हो। तो जब आप टुकड़े टुकड़े में समाज को बांटते हैं तो वो समाज कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों में अथाह ऊर्जा है, शारीरिक मानसिक ऊर्जा। तो अगर सभी देशवासियों की ऊर्जा रचनात्मक दिशा में, सकारात्मक दिशा में लगेगी, तभी तो दिशा निर्माण होगा मजबूत राष्ट्र का। तो बुद्ध ने एक ढंग से पूरे देश में जो भी ज्ञात भारत का, जैसा कि उन्होंने ना हिमालय से लेकर वहाँ तक और अरब सागर से हिंद महासागर तक, रचनात्मक ऊर्जा भगवान बुद्ध के देशना से इस देश में पैदा हुई और एक आशा उत्पन्न हुई। यानी हर आदमी अपने को महसूस किया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अब भगवान बुद्ध के धर्म में हर जाति वर्ण धर्म पंथ, हर क्षेत्र के लोग, हर ज्योग्राफी से लोग आए और यहाँ आकर एक हो गए। उसी सपने में एक सपना है कि भगवान बुद्ध पूरे जम्बू द्वीप पर लेटे हुए हैं और विभिन्न दिशाओं से तमाम रंग बिरंगे छोटे बड़े पक्षी आ रहे हैं और आ करके काले रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के, चितकबरे रंग के, और पक्षी वहाँ आने के बाद उनके पास आते ही वो सफ़ेद रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ आकर सब एक समान हो गए। तो बुद्ध के धर्म में एक समता की बात आई, बुद्ध के धर्म में सबकी शिक्षा की बात आई। बुद्ध ने सबको पढ़ाना शुरू किया। भाई पढ़ाना क्या, जो उस समय जितना ज्ञान था सबको बांटना शुरू कर दिया। हाँ, तो बुद्ध का मार्ग सबको सत्ता में लाने का मार्ग था, सबको सम्मान देने का मार्ग था, सबको समता देने का मार्ग था, सबको कोई भी जो भी क्षमता हो उसका कार्य करने का मार्ग था। और बुद्ध का मार्ग था कि सबके लिए शिक्षा का द्वार भी खुल गया। तो जब द्वार खुल गया तो तमाम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हो गए। तो उन्हीं के बीच से जो बुद्ध का अखंड भारत का सपना था और एक माहौल बना पूरे देश का। भगवान बुद्ध तो सब जगह छा गए ना, पूरे उत्तर भारत में। उत्तर भारत में 4 महत्वपूर्ण राजा थे,
एक प्रसेनजीत जी यहाँ के कौशल नरेश श्रावस्ती के, एक महाराज बिंबिसार मगध के, और एक महाराज उदयन कौशाम्बी के, और महाराज पद्योत थोड़ा सा उज्जैन वाला जो इलाका है। तो महाराज उज्जैन से तो उनकी मुलाकात नहीं, 3 राजा, लेकिन पूरे सब जगह, और भगवान बुद्ध का जीते जी उनका धर्म सब जगह फैल गया और सारे राजे महाराजे उनके अनुयायी हो गए। और जब ये फैला तो धीरे धीरे जैसे एक धर्म और एक व्यापक जब समाज का निर्माण होता है तो राजनीति भी उसी ढंग से बनने लगती है। तो महापद्मनंद ने पूरे देश को एक करने का शुरुआत की और उन्हीं को सपने को चंद्रगुप्त ने पूरा किया और पूरा देश अखंड बन गया। लेकिन सपना तो बुद्ध ने देखा, और उसी सपने को साकार नंदबन से शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त ने उसको पूर्ण किया, चरम पर पहुंचाया। तो इस ढंग से ये कहा जाए कि अप्रैल महीने में भाई चंद्रगुप्त पैदा हुए जिन्होंने बुद्ध के सपनों को पूरा किया। ये एक राजनीतिक तौर पर उनके सपनों को पूरा करना हुआ, लेकिन उनके सपने को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पूरा किया सम्राट अशोक ने। उनका भी जन्मदिन इसी में है। जब इस देश में चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने उनके पिताजी ने अशोक के पिताजी ने कुछ इलाके जीते होंगे, उन्होंने कलिंग को भी जीत लिया अशोक ने। और अशोक के बाद एक ढंग से समझिए कि सिर्फ दक्षिण भारत की थोड़ी सी सीमा छोड़कर पूरा देश भारत में था। अब विस्तार कहाँ करना था भाई, कहाँ विस्तार करते, अरब के रहेंगे कुछ विस्तार करने को बचा नहीं। लेकिन इस देश को सदा के लिए मजबूत कैसे किया जाए भाई। देखिए, एक तो होता है राजनीतिक ताकत, तलवार के बल पर आप एक भूगोल को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक, लेकिन इससे एक देश का निर्माण होता है। कहते हैं ना, कंट्री इज मेड बाय द पावर। लेकिन राष्ट्र का निर्माण होता है पावर से नहीं, विचार से, संस्कृति से, संस्कार से। एक जो सामूहिक सोच होता है किसी भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों की, उस सोच से राष्ट्र का विकास होता है। तो भारत देश तो चंद्रगुप्त ने बना दिया। हालांकि वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे जो वर्ण को नहीं मानता और सबको समता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन बौद्ध धर्म कहीं उससे थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा व्यवहारिक था और सबको लेकर चलने वाला धर्म था। तो सम्राट अशोक को यह लगा कि अगर इस देश को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करना है और जो राजनीति से सत्ता मिली है उस सत्ता को चिरस्थायी बनाना है, तो इस देश में ऐसे मूल्यों का बीजारोपण करना पड़ेगा जो एक समुन्नत राष्ट्र का निर्माण करें, एक भव्य, एक दिव्य, हाँ, एक समतावादी, एक समाजवादी, एक लोक कल्याणकारी, जो एक संस्कृति का निर्माण हो। तो इस संस्कृति के निर्माण के सबसे बड़े जो महापुरुष मिले उनको, लाइट हाउस, वो भगवान बुद्ध मिले। तो बुद्ध की पूरी विचारधारा को उन्होंने इस देश में लागू करने का प्रयास किया, बिना किसी अन्य धर्मावलंबियों की आलोचना या टीका टिप्पणी या उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हुए, या बिना उनको नुकसान पहुंचाए। इसीलिए अशोक के शिलालेख आप पढ़िए तो उसमें उन्होंने आजीविकों को भी दान दिया, ब्राह्मणों को भी दान दिया, अन्य पंथों को भी दान दिया, सभी के लिए काम किया। लेकिन चूंकि उनका ये दृढ़मत था और ये सत्य भी है कि राष्ट्र का निर्माण बुद्ध के रास्ते से ही हो सकता है, तो बुद्ध के वाणी में जो सामान्य बातें थी वो सब उन्होंने लागू कर दी, नीति नैतिकता की। हाँ भाई, जैसे बुद्ध का था ना, भाई माता पिता के साथ कायदे से व्यवहार करो, लोगों के साथ कायदे से व्यवहार करो, मिलजुल करके रहो, करुणा के साथ रहो, जीवों का वध न करो अनावश्यक, हाँ, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, हाँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लागू की। और चूँकि वो शासक थे तो उनको भाई देखिए, आध्यात्मिक गुरु तो समाज व्यवस्था भी चाहता है, लेकिन उसका जो उपदेश होता है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति को एड्रेस करता है। जैसे 100 आदमी 50 आदमी उनको एड्रेस किया, लेकिन राजा है किसको एड्रेस करेगा? पूरे समाज को, पूरे देश को, क्योंकि उसको अपने राज्य में सबको एक समान देखने की उसकी इच्छा है और अपने उस राजनैतिक सीमा में रहने वाले लोगों के समाज को, सबको मजबूत, सबके कल्याण, सबके लोकहित की बात करनी। तो सम्राट अशोक
के शिलालेख पढ़िए तो उसमें कहा गया है कि भाई ये बड़ी बात है। आज हमारे यहाँ देश में यादव बस्ती है तो यादव बस्ती, जाटव बस्ती है तो जाटव बस्ती, मौर्यों की है तो मौर्यों की, हिंदू की है तो हिंदू की, मुस्लिम की है तो मुस्लिम की। और हिंदू मुस्लिम तो देखिए बस्तियाँ भी अलग अलग बस्ती जा रही है। आप देख रहे हैं आए दिन यहाँ पलायन हो रहा है, वहाँ पलायन हो रहा है, वहाँ वो तख्ती टंग रही है कि ये घर बिका हुआ है, कहीं मुसलमान हिंदू इलाके जा रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान इलाके जा रहा है। क्या क्या मतलब मूर्खतापूर्ण बात हो रही है। उस समय जबकि राजतंत्र था, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में कहा कि मेरी इच्छा है कि हर संप्रदाय के लोग, जिसे उस शिलालेखों में पाषंड कहा गया है, पाषंड, हर पाषंड के लोग हर जगह रहें, हर धर्म के लोग हर जगह रहें, धर्म के लोग हर जगह रहें। कितनी बड़ी बात है। आज हम बांट रहे हैं, बस्तियां बट रही हैं हिंदू मुस्लिम में, जातियों में बस्तियां बट रही हैं। लेकिन उस समय आज से 2500 साल पहले अशोक ने ये कहा कि सब लोग सब जगह रहें। खूबसूरती तो तभी आएगी ना ये राष्ट्र में, हाँ, जबकि चमन में हर प्रकार के फूल खिले, हर प्रकार के लोग रहें हर जगह। ये अलगाववाद नहीं होना चाहिए, हर जगह रहें तभी देश अच्छा लगेगा। ब्राह्मण भी रहें, आजीवक भी रहें, बौद्ध भी रहें, जैन भी रहें, चारवाक भी रहें, नास्तिक भी रहें, आस्तिक भी रहें, सब लोग सब जगह रहें, ब्राह्मण धर्मावलंबी भी रहें। हाँ, तो ये सब लोग सब जगह रहें और मिलजुल करके रहें। फिर उन्होंने कहा कि भाई हर पाषंड यानी हर संप्रदाय की अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने ग्रंथ हैं, अपना अपना दृष्टि है, सोच है, महापुरुष है। तो आप ये करिए कि अपना भी पढ़िए और दूसरों को भी समझिए। दूसरी बात जो कही कि अपना भी पढ़िए और दूसरों को भी समझिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोगों को बहुश्रुत होना चाहिए, यानी सबकी बातें सुननी चाहिए और सबकी बातें पढ़नी चाहिए। और जो कॉमन चीज़ें हैं, जो समाज को बांधने के लिए जो उभयनिष्ठ चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, उनको लागू किया जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि भाई मेरी ये इच्छा है, शिलालेख में लिखा कि भाई आप अपने धर्म की बढ़ाई बिना किसी प्रसंग के न करें, और बिना किसी प्रसंग के अनावश्यक खामखा जिसे कहते हैं दूसरे के धर्म की निंदा भी न करें। और जो ऐसा करता है, हाँ, वह अपने संप्रदाय का, अपने धर्म का वो क्षति पहुंचा रहा है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अशोक ने जो बुद्ध का एक बड़ा विजन था, बड़ा विजन ये था कि तर्क से सोचो, हाँ, हम जो कह रहे हैं वही सत्य नहीं है, सत्य क्या है उसको तर्क करो, सोच करके और उसको लागू करो। शायद इसी वजह से भारत की पहचान जो है बुद्ध और सम्राट अशोक से होती है। देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि इस देश में बुद्ध और अशोक जैसी पर्सनालिटी पैदा हुए और भारत बाहर इन्हीं दो महापुरुषों के वजह से जाना जाता है, इन्हीं दो की वजह से विश्व गुरु है। पहली बार भारत के बाहर देश की सांस्कृतिक संपदा या वैचारिक संपदा को किसने बाहर भेजा? सम्राट अशोक ने भेजा। उन्होंने तमाम यूनानी राजाओं के यहाँ मिशन भेजे, श्रीलंका में मिशन भेजे, इस देश में भी मिशन भेजे। और उससे एक भारत की जो एक समृद्ध वैचारिकी है भगवान बुद्ध की, उस वैचारिकी का वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट यानी जो भी ज्ञात दुनिया थी, अब उतने दुनिया थी ना, उतने दुनिया थी तो उतने दुनिया में फैल गई। तो भारत के विचारों का ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल जो लीडरशिप या कल्चरल जो डोमिनेंस भी न कहा जाए, क्योंकि बुद्ध का मार्ग डोमिनेंस का नहीं है। बुद्ध का मार्ग कभी तलवार लेकर नहीं गए, बुद्धिस्ट विचार लेकर गए। और विचार चूँकि इतने उन्नत थे, सबको अपील किए, भाई समता की बात करो, दूसरे के कष्ट दूर करने का बात करो, हिंसा की बात ना करो, तो कौन नहीं खुश होगा। प्रेम मोहब्बत से रहो, जात पात वर्ण ऊंचा नीचा न हो, हाँ, चोरी न करो। तो ये जो पंचशील की बातें कहाँ नहीं अच्छी लगेगी। तो एक यूनिवर्सल सत्य था वो, उसमें न कोई कर्मकांड था, न कोई देवी देवता, न मूर्ति, न कोई ऐसा श्रद्धा का भी बात नहीं थी। सिर्फ एक धम्म की बात थी, धम्म माने एक सामान्य नैतिकता की बात, वो पूरे देश में गए। तो बुद्ध और अशोक के कारण ही ये देश
महान हुआ, महान जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1000 साल से बुद्ध नाम और अशोक नाम के कोई चीज़ का इस देश में अता पता नहीं था। यानी अब ढंग से देखा जाए कि पाल वंश 1150 के आसपास तक रहा बंगाल में, उसके बाद मुस्लिम आए, उसके पास राजपूत काल तो 800 ईस्वी से ही कुछ क्षेत्रों में आना शुरू हो गया, 9वीं शताब्दी 8वीं 9वीं शताब्दी से। उसके बाद बुद्ध और अशोक एकदम गायब हो गए, उनका नाम लेने वाला भी नहीं। उनके सारे जो तीर्थस्थल थे, जो उनके प्रतीक थे, वो सब भी मिट्टी से पता नहीं कैसे ढक गए। ये भी इतिहास का एक रहस्य है, या ध्वस्त कर दिए गए। कुछ मिट्टी में ढक गए, कुछ ध्वस्त हो गए। तो ये तो अंग्रेज आए तो इन दोनों विभूतियों को खोजे, और ऐसे दोनों विभूतियों को कहते हैं देश को नपुंसक बना दिया। जिनके समय विश्वगुरु था, जिसका 1000 साल से कोई अता पता नहीं था। यानी अंग्रेज को भी अशोक ले आए, हाँ, मुगलों को भी अशोक लाए, हाँ, बुद्ध लाए, जबकि बुद्ध का उस समय कोई नामो निशान नहीं था। और भगवान बुद्ध ने कभी अहिंसा को राजधर्म में कभी नहीं मानने का उपदेश दिया। भाई जैसा मैंने कहा, उनके यहाँ 4 बड़े बड़े राजा थे, चारों चेले थे। पूरे त्रिपिटक में एक भी धम्म देशना बता दीजिए जिन्होंने राजा से कहा भाई तलवार रख दो भाई, हाँ, हिंसा करना सही नहीं है, सेना खत्म कर दो, कभी नहीं, हाँ, दुर्ग ढहा दो, हाँ, कभी नहीं किसी से कहा। बल्कि उन्होंने पाटलिपुत्र में जब अजातशत्रु का राज्य था तो उसको आशीर्वाद दिया था कि एक समय दुनिया का ये सिरमौर होगा। तो सिरमौर बना। तो सिरमौर बनेगा कैसे? सिरमौर फूल देकर तो अजातशत्रु नहीं बड़ा देश बनाएंगे ना, बड़ा अखंड भारत नहीं बनाएंगे ना। तो मगध का विस्तार तो तलवार के बल पर हुआ, और जितने राजे थे सभी तलवार चलाते थे, किसी के लिए नहीं कहा कि। और कोई ऐसा बौद्ध देश है जिसने तलवार छोड़ दिया? कोई ऐसा बौद्ध देश बता दीजिए। एक तिब्बत का ये लोग उदाहरण देते हैं कि तिब्बत जैसी हाल होगी जहाँ बुद्ध होगा। अरे बुद्ध तो थाईलैंड में भी है, आज तक गुलाम नहीं हुआ, और हमारा देश तो गुलाम भी हो गया। उस समय तो बुद्ध नहीं थे, जिस समय देश गुलाम हुआ तब तो बुद्ध नहीं थे ना। क्यों नहीं? जिन मूल्यों के आप बहुत बड़े झंडा लेकर टहल रहे हो, क्या उन मूल्यों से भारत को गुलाम होने से आप बचाए? नहीं है? एक बात हो रहा है सर, जैसे आपने कहा कि गुलाम होने की बात कही, सम्राट अशोक ने जब युद्ध घोष के बाद से धम्म घोष की शुरुआत की थी, उसके बावजूद सर लगभग 100 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कोई आंख उठाकर भी देख ले सम्राट मौर्य वंश की तरफ। लेकिन ये ऐसा जिस तरह की जो बातें कहते हैं कि नपुंसक बना दिया, उस समय तो उनके समय भी काफ़ी लंबे 10 और राजाओं ने राज किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा है कि देखिए, जैसे वंश है ना, राजवंश, तो जैसे कोई पूछता है कि मौर्य वंश का क्यों पतन हुआ, तो एक कारण तो है नहीं, मल्टीपल कारण होते हैं, ढेर सारे कारण। हर चीज़ के मल्टीपल कारण। मैं एक कारण बताता हूँ कि वंश था इसलिए पतन हो गया। आज तक दुनिया का कोई डायनेस्टी चली आ रही है क्या? नहीं, कोई डायनेस्टी। उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग बड़े बहादुर थे, इतने बहादुर थे कि वो पाटलिपुत्र को राजधानी नहीं बना पाए डर के मारा, और राजधानी कहाँ बनाए? अयोध्या में। और इतने बहादुर थे, बाद में इंडो यूनानी जो आए उनसे हार गए और उनका समाप्त हो गया हैं। तो जैसे ऐसे कहा जाए कि भाई हम राष्ट्र की रक्षा के लिए पुष्यमित्र शुंग ने जो है कूप किया, कूप कहते हैं ना, मतलब विद्रोह किया, राजसत्ता पलट दिया, हाँ, और राजसत्ता पलट करके उन्होंने बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का उन्होंने फिर से पुनर्जागरण किया, पुनर्स्थापना की, उसको और तेज लाए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म ज़्यादा था। तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, जो भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार है, लेकिन वो भी तो हार गए। बिल्कुल हार गए। उनका वंश कितने दिन तक चला? हाँ, इसके बाद आप देखिए कि मुगलिया खानदान आया, उसका वंश कहाँ है? हाँ, खिलजी वंश आया, उसका कहाँ है? लोधी वंश आया, उसका कहाँ है? राजपूतों के तमाम वंश हुए, वो भी गायब हैं। तो जो वंश होगा जरूरी नहीं कि वो लंबे समय तक चले, और जब राजतंत्र में नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में राजवंश स्थापित कर रहे हैं, तो इतिहास से भी सीख नहीं लेना चाहते। तो देखिए, अशोक की नीतियाँ या बौद्ध धर्म के अनुसार समाज की एक संरचना गहरे ढंग से उसको बनाने की जो योजना अशोक थी, उससे देश कमज़ोर नहीं हुआ। देखिए भाई, निरंतर अगर आपके उत्तराधिकारी योग्य नहीं आएंगे तो हो जाएगा। उनके तमाम उत्तराधिकारी लड़ते रहे, और आपको पता है कि बाद में तो आज जिनकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राणा सांगा, जो चित्तौड़ का दुर्ग है, ये तो चित्रांगद ने बनवाया,
और मान मोरी अंतिम राजा था चित्तौड़ का, जिसको कि बप्पा रावल ने हरा करके, जबकि वो उनके नाना भी थे बप्पा रावल के, हाँ, यानी गहलोत वंश गोहिल वंश जिसे कहते थे, दोनों में शादी संबंध भी हुआ मौर्य वंश और उसमें। तो उनको कब्जा कर लिया, कब्जा करके फिर बाद में सिसोदिया लोगों का आया जिसपे राणा सांगा है। तो ये ऐसा है कि कोई वंश कंटिन्यू चलेगा। सिकंदर का वंश चला क्या? नहीं चला, चंगेज खां का चला क्या? नहीं चला। है? तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि मौर्य वंश का क्यों पता? अरे भाई वंश था इसलिए पता नहीं। इसलिए पतन हो गया। हाँ।